वेलकम बैक डियर एस्पिरेंट्स इन ज्योग्राफी ऑफ बाय ऑनलाइन क्लासेस। डियर एस्पिरेंट, इस समय हम चर्चा कर रहे हैं जब मॉर्फोलॉजी पर, जिसके अंतर्गत हम चर्चा कर रहे हैं पर्वत निर्माणकारी सिद्धांतों के अंतर्गत। हमने देखा कोबर का भूसन्नति सिद्धांत, होम्स का संगठन सिद्धांत, प्लेट वृत्तों सिद्धांत से संबंधित हमने देखा किस प्रकार से पर्वतों इत्यादि की उत्पत्ति होती है। फिर उसी के आलोक में हमने वरित पर्वतों की उत्पत्ति को समझा, भ्रंशोत पर्वतों की उत्पत्ति को समझा, और जो हमारा तीसरा और आखिरी पार्ट है ज्वालामुखी पर्वत, इसकी उत्पत्ति को समझेंगे। तो ज्वालामुखी पर्वत की उत्पत्ति समझने के लिए केवल और केवल मैं यहाँ पे आपसे ज्वालामुखी पर्वत के बारे में नहीं चर्चा करूँगा, बल्कि ज्वालामुखी से संबंधित जितनी भी क्रियाएं हैं, चाहे वो ज्वालामुखी की आंतरिक क्रियाएं हो, चाहे वो बाह्य क्रियाएं हों, जितनी भी क्रियाएं हैं उन सारी क्रियाओं पे हम चर्चा करेंगे। तो ज्वालामुखी आपकी एक बार में ही कंप्लीट कराई जाएगी। मतलब इसका ये है कि अभी लगातार ज्वालामुखी आपकी कल चलेगी, 1 2 3 4 वीडियो जितने भी वीडियो से बनेंगे, इस पर लगातार करके आपको ज्वालामुखी का जो चैप्टर है वो पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया जाएगा। और इतना बेहतर तरीके से आपको पढ़ा दिया जाएगा, ज्वालामुखी पढ़ा दिया जाएगा कि फिर आपको कभी और ज्वालामुखी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ज्वालामुखी की अगर हम बात करें तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ज्वालामुखी नाम सुनते ही, जैसे ही आप ज्वालामुखी का नाम सुनते हैं तो आपके दिमाग में बस वही कि ढेर सारा आग, ठीक है, ढेर सारा जो है आग जलता हुआ, पूरा आग जो है क्या कर रहा है, बाहर निकल रहा है, लगातार फैल रहा है इधर उधर चारों तरफ, और ढेर सारे धुएं इत्यादि पूरे आकाश में उड़ रहे हैं, राख बहुत ज़्यादा अंधेरा छा गया है, ठीक है। और लगातार आप न्यूज़पेपर से अगर जुड़े होंगे तो लगातार आप ऐसे ज्वालामुखी इत्यादि फटने पर तो आपने देखा होगा कि न्यूज़पेपर्स में जो आपके हवाई जहाज़ हैं उनकी यातायात पे काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। कहने का तात्पर्य है कि यातायात इत्यादि बहुत ज़्यादा मतलब बाधित हो जाता है, रुक जाता है। मतलब इस तरह के दिमाग में आपकी बातें पहले आती होंगी कि ये ज्वालामुखी जब सुनते हैं तो इस प्रकार दिमाग में आपकी बातें आती होंगी। आपके सामने जो चित्र बना हुआ है, ठीक है, ये जो चित्र बना हुआ है, एक देखा जाए तो एक साधारण चित्र है। साधारण चित्र का मतलब ये कहने का सेंस ये है कि एक जो सामान्य सी जानकारी आपको ज्वालामुखी के बारे में होनी चाहिए, कैसा दिखता है, किस प्रकार से क्रिया होती है, ये तो बात की बात है। तो कैसा ज्वालामुखी दिखता है, आपकी सामान्य सी जानकारी जो हर एक व्यक्ति को होनी चाहिए ज्वालामुखी के बारे में, ये सामान्य सी जानकारी है, ठीक है। लेकिन सिर्फ बात यहीं तक नहीं है। देखिए, बात सिर्फ यहीं तक नहीं है, बल्कि हम अभी इसके आगे मतलब ज्वालामुखी में अंदर क्रियाएं किस प्रकार से होती हैं, बाहर की क्रियाएं कैसे होती हैं, क्या फ़र्क पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है, ज्वालामुखी से संबंधित विभिन्न प्रकार की आकृतियां क्या होती हैं, उसके विभिन्न टर्मोलॉजीज़ क्या हैं, उन टर्मोलॉजीज़ को देखेंगे, ठीक है। आंतरिक आकृतियाँ क्या हैं, बाह्य आकृतियाँ क्या हैं, क्या प्रभाव पड़ता है, इन सब चीज़ों को देखेंगे। इनका वितरण कहाँ है, कहाँ ये विश्व में कहाँ पाई जाती हैं, और कुछ स्पेसिफिक हम देखेंगे कि कुछ स्पेसिफिक प्लेसेस हैं जहाँ पे इनकी मात्रा ज़्यादा मिलती है। तो हम ये भी समझेंगे कि आखिर इन्हीं प्लेसेस पे इनकी मात्रा अधिक क्यों मिलती है, ठीक है। तो एक जो होलिस्टिक अप्रोच है पूरा एक वल्केनो के प्रति, वो हम पूरा लेकर चलेंगे और इसे स्टार्ट से लेकर चलेंगे चीज़ों को, और फिर आखिर तक ले आकर ख़त्म करेंगे। अगर आपने कभी ज्वालामुखी नहीं पढ़ा, आप ज्वालामुखी के बारे में जानते भी नहीं, तो सबसे पहले तो आप एक बेसिक सा बात जान लें कि ज्वालामुखी जो है एक ऐसा आपका स्थलाकृति है, मतलब एक ऐसी स्थलाकृति है आपकी जो कि आपके भूपटल मतलब जो ज़मीन आपकी उस ज़मीन पर ही है। मान लीजिए कि कल को क्या होता है कि आपके खेत, मान लिया आपके पास कोई खेत है और कल को उसी खेत में एक छिद्र हो जाता है, बड़ा सा एक छेद हो जाता है, और उस छिद्र के माध्यम से जो नीचे भूगर्भ का जो मैग्मा है, तरल मैग्मा जो है क्या करता है, ऊपर आना शुरू कर देता है। अब वो मैग्मा क्या करेगा, लगातार आपके छिद्र से क्या आने का प्रयास कर रहा है। अब ऊपर आते 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 धीरे धीरे क्या ऊपर आएगा, ठंडा होगा, जमता चला जाएगा, ठंडा होगा, जमता चला जाएगा, फिर ऊपर आएगा, ठंडा होगा, जमता चलेगा, परत ऊपर परत, परत ऊपर परत, ऐसे बनती चली जाएगी। तो ये क्या, ये क्रिया कौन सी हो रही है, ये ज्वालामुखी की क्रिया हो रही है, ठीक है। एक सिंपल से तरीके से अगर समझा जाए तो एक ज्वालामुखी की क्रिया हो रही है कि कहीं भी भूपटल पे कहीं पे छिद्र हो गया, फिर उसी के माध्यम से जो भूगर्भ का मैग्मा, तरल मैग्मा है, वो ऊपर आना शुरू हो जा रहा है। तो ये क्या, एक ज्वालामुखी की क्रिया है, ठीक है। उसके बाद फिर बाद में विभिन्न प्रकार की आकृतियाँ इत्यादि बनती हैं, जिसमें आंतरिक आकृतियाँ हम देखेंगे अलग से, और फिर बाह्य आकृति में आप देखेंगे कि लगातार इसमें जो अगर जमाव लगातार होता चला जाता है, निकलता चला जाता है, तो फिर कुछ देर बाद क्या होता है, एक बहुत ही ऊंचा चौड़ा आधार वाला एक ऐसी संरचना सामने आती है जिसको हम ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। तो इस प्रकार से जब लगातार मैग्मा की जो मैग्मा पदार्थ है वो लगातार जब ऊपर आता है और जमता चला जाता है, एक परत के ऊपर एक ऐसे से जमता चला जाता है, और एक समय ऐसा आता है कि उसकी ऊंचाई काफ़ी बढ़ जाती है, आसपास के क्षेत्रों से आधार इत्यादि चौड़ा हो जाता है, और जो उसका मुंह होता है वो थोड़ा सा सकरा टाइप हो जाता है। तो ऐसी स्थिति आती है तो उसे हम कहते हैं ज्वालामुखी पर्वत, ठीक है। इसे शंकु का आकार देते हैं, तो शंकु के रूप में कहते हैं, क्योंकि एक बिल्कुल ऐसी स्थिति इसकी रहती है ना कि लगातार ये जब ऐसे से इधर से निकला, मतलब नीचे से निकलते निकलते ऊपर से आते हुए जमते हुए, ऊपर से ऊपर आते हुए जमते हुए, लगातार इसकी आकृति जो होती है ना एक शंकु की भात बन जाती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैग्मा अभी यहाँ से निकला, तो अब मैग्मा ऐसे निकला
तो ये फिर अब यहाँ पे गिरे मतलब ऐसे जमता चला जाएगा, इस साइड इधर जमता चला जाएगा। तो क्या एक आकृति जो है ना एक शंकु की भात आकृति, एक कोन की भात इसकी आकृति बन जाती है। इस वजह से इसे हम कहते हैं वल्केनिक शंकु भी कहते हैं, मतलब वल्केनिक कोन भी कहते हैं। तो ये आकृतियाँ जो इसी प्रकार से बनती हैं। तो सीधे सी बात मैंने आपको जो बताई कि एक ज्वालामुखी क्या है, छिद्र, मान लीजिए कोई भूपटल है, उसमें कोई छिद्र है जिसके माध्यम से भूगर्भ में जो विभिन्न प्रकार के जो आपके पदार्थ हैं, भूगर्भीय पदार्थ हैं, जो तरल मैग्मा है, और साथ ही साथ जो धुएं इत्यादि निकलते रहते हैं, राख निकलता रहता है, हाँ। और साथ ही साथ उसके आप ध्यान रखें जलवाष्प की एक बड़ी मात्रा, ठीक है, बहुत ही सबसे ज़्यादा मात्रा में अगर कोई निकलता है ज्वालामुखी के दौरान, आप सोचते होंगे कि केवल आग ही आग निकलती है बहुत ज़्यादा मात्रा में, ठीक है। आपको ऐसा लगता होगा कि आग सबसे ज़्यादा निकलती है ज्वालामुखी के दौरान, सबसे अधिक मात्रा में, लेकिन मैं बता दूं कि ऐसा नहीं है। सबसे ज़्यादा मात्रा में जलवाष्प निकलता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा मात्रा में ज्वालामुखी क्रिया में जलवाष्प निकलता है, ठीक है। तो इस प्रकार की स्थितियाँ हमारे सामने आती हैं। चलिए ठीक है, हम एक स्पेसिफिक स्टडी करेंगे इन सब चीज़ों पे, धीरे धीरे चीज़ों को लेकर चलेंगे, चर्चा करेंगे। अभी जो आपके सामने एक चित्र है, ये इस चित्र को आप देख लें ध्यान से। एक सामान्य सा चित्र है, एक ऐसा चित्र है जिसके बारे में तो आपको पता होना ही चाहिए एटलीस्ट। इसके बाद हम थोड़ा सा टिपिकल मतलब चित्र जो इसके बाद ज्वालामुखी के और भी चित्र देखेंगे, जिसमें हम थोड़ी सी इसकी तकनीकी पहलुओं को और टच करते हुए आगे बढ़ेंगे। और जो आंतरिक हैं, जो बाह्य हैं, उनके कौन कौन से मतलब किस प्रकार चित्र बनते हैं, किस प्रकार चित्र दिखते हैं, और उनसे संबंधित क्या क्या बातें हैं, उन सब चीज़ों को हम देखेंगे। तो लेकिन उससे पहले कि आप एक सामान्य सा जो चित्र है इसे आप समझ लें। देखिए मैंने आपको प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ा रखी है, ठीक है, जिसमें मैंने आपको ये भी पढ़ा रखा है कि किस प्रकार से जो ज्वालामुखी क्रियाएँ होती हैं वो दो प्लेटों के अभिसरण करती है या फिर अपसारी गति से घटित होती हैं। तो आपको ये बातें बताई जा चुकी हैं पहले ही। अब मान लीजिए कि वो स्थितियाँ रहती हैं, तो मैं अभी अब प्लेटों का अभिसरण की बात नहीं करूँगा यहाँ पे, ठीक है। मैं अब यहाँ पे सीधे मैं इतना समझ सकता हूँ, मैं इतना मान चलूँगा कि आप लोगों को ये पता है कि ज्वालामुखी की स्थिति कब उत्पन्न होती है, प्लेटों की गति में किस प्रकार से ज्वालामुखी की स्थिति उत्पन्न होती है, अभी मैं इतना मान चल रहा हूँ। तो अब मैं मानूंगा कि यहाँ पे कि मान लीजिए जब दो प्लेटें अभिसरण करती हैं, नीचे क्या हो गया, ये जो तरल मैग्मा इसकी मात्रा बढ़ गई, मात्रा यहाँ पे बढ़ गई। तो एक आपको जो ये दिख रहा है लाल कलर में स्पॉट, ये आपका एक है हॉट स्पॉट जोन, ठीक है, जो मैंने आपको बता रखा है पहले ही प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के माध्यम से कि अंतर्जात बल के मतलब अंतर्जात बल का ही एक रूप है ये। और इसमें जब प्लेटों का अभिसरण होता है, नीचे प्लेट क्या होती है, क्षरित हो जाती है, और उस प्लेट के विनाश होने की वजह से नीचे जो मैग्मा की मात्रा होती है तरल, वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, ठीक है। जब ऐसी स्थिति आती है तो फिर यहाँ पे एक हॉट स्पॉट जोन का निर्माण होता है, जिसके माध्यम से सबमरीन ऊर्जा तरंगें ऊपर चलती हैं, और फिर ये ऊपर के भूपटल को क्या करती हैं, तोड़ने का प्रयास करती हैं, जिसके बाद फिर क्या होता है, अगर भूपटल टूट जाता है तो फिर ये ज्वालामुखी क्रिया होती है। ये आपको पता है कि कैसे ज्वालामुखी क्रिया होती है। तो अब मान लीजिए हमने बात की कि अब यहाँ पे भूपटल क्या है, कमजोर है। अब भूपटल कमजोर है, अब भूपटल क्या है, यहाँ से ये सामान्य ऊर्जा तरंगें ऊपर गई, तापीय ऊर्जा तरंगें जो ऊपर गई, और फिर इसको तोड़ दी। अब इसको जब तोड़ देंगे तो अब क्या होगा, देखिए एकदम प्राइमरी स्टेज से चलिए, अभी इतना बड़ा डायरेक्ट इतना बड़ा नहीं तैयार होता है। जो आप ये आकृति देख रहे हैं, ये डायरेक्ट इतना बड़ा तैयार नहीं होगा, ठीक है। उसमें ये बिल्कुल नीचे से मतलब भूपटल से तैयार होते होते इतना ऊंचा होता है, ठीक है। तो मान लीजिए अब क्या होगा कि अब यहाँ से मान लीजिए भूपटल से आपकी जो ज्वालामुखी पदार्थ हैं इस छिद्र के माध्यम से क्या करें, भूपटल पे आ गए। ये भूपटल की स्थिति देखिए, ये जो लाइन है, ये लाइन जो आपकी है, ये भूपटल है, ठीक है। अब ये जो शंकु है ये ऊंचा उठा हुआ है, क्योंकि लगातार इसमें ज्वालामुखी क्रिया हुई है तो इसकी ऊंचाई बढ़ गई है। तो पहले शुरुआत में क्या होगा कि अब यहाँ से जो ज्वालामुखी पदार्थ है ऊपर आए, और जब ऊपर आएंगे तो वो ठंडे होंगे तो फिर ये जम जाएंगे। तो मान लीजिए ऐसे जम गए ज्वालामुखी पदार्थ। उसके बाद फिर क्या होता है, फिर इसके बाद होगा कि फिर ये तोड़ेंगे परत। तो जब ये तोड़ेंगे परत, ठीक है, जब पहली बार इन्होंने तोड़ा तो फिर हम कहेंगे ज्वालामुखी जो क्या विस्फोट हुआ। फिर ये तोड़ेंगे तो फिर हम कहेंगे ज्वालामुखी विस्फोट हुआ। जब फिर तोड़ेगा तो फिर ये क्या करेगा, इसके चारों तरफ परत इत्यादि, फिर जो नीचे से मैग्मा इत्यादि आएंगे, पदार्थ विभिन्न प्रकार के आएंगे, भूगर्भीय पदार्थ, वो सारे पदार्थ क्या ठंडे होंगे, फिर जमते चले जाएंगे। इसी प्रकार से फिर क्या करेंगे, फिर ये तोड़ेगा इसको, तो फिर कहेंगे ज्वालामुखी विस्फोट। हम कहेंगे ज्वालामुखी विस्फोट देखिए इसी को कहते हैं। फिर हम ज्वालामुखी विस्फोट कहेंगे, फिर ये क्या करेगा, लगातार पदार्थ निकलेगा, जमेगा, ठीक है, इधर से फैलते हुए जमता चला जाएगा। धीरे धीरे देख रहे हैं क्या हो रहा है कि धीरे धीरे इसकी ऊंचाई भी क्या हो रही है, बढ़ रही है ना। तो धीरे धीरे इसकी ऊंचाई भी बढ़ रही है। उसके बाद फिर यहाँ पे विस्फोट होगा। अब फिर यहाँ पे ज्वालामुखी मतलब पदार्थ जो है नीचे से ऊपर आएंगे और लगातार इसकी ऊंचाई में वृद्धि करते चले जाएंगे। तो इस प्रकार की क्रिया जब कई बार होती चली जाती है, कई बार विस्फोट इत्यादि होते रहते हैं, तो उसके बाद फिर इनकी जो आकृति होती है, जो एक ज्वालामुखी धीरे धीरे क्या होता है, एक बड़ा ज्वालामुखी बनने लगता है, फिर पर्वत के रूप में ये स्थापित हो जाता है। तो इस प्रकार से जो आकृति है आपको दिख रही इतनी बड़ी, बहुत समय में होती है, अचानक से एक बार में ऐसी आकृति नहीं बनती है, ठीक है। लेकिन एक बात ध्यान रखेंगे आप यहाँ पे कि जो शुरुआती स्टेज होता है, जब ये फोड़ा जाता है तब इसे
कहते हैं ज्वालामुखी विस्फोट। और हर विस्फोट के साथ ही इस आकृति की ऊंचाई मतलब संरचना में थोड़ी सी वृद्धि हो जाती है, ठीक है, जैसे आप ध्यान रखेंगे। चलिए, तो अब ऐसी स्थिति देखिए आती है, तो इस प्रकार से ज्वालामुखी क्रिया की उत्पत्ति होती है। अब मैंने आपसे कहा था कि जो ज्वालामुखी है, ठीक है, जब दो प्लेटें अभिसरण गति करती हैं या फिर अपसारी गति करती हैं, तो उनके माध्यम से क्या होता है, अपसारी गति में क्या होता है कि प्लेटें हट जाती हैं, तो इसलिए नीचे का मैग्मा को ऊपर दरार के माध्यम से ऊपर निकलने का मौका मिल जाता है। लेकिन अभिसारी गति में मैंने आपसे बताया था कि जब दो प्लेटें अभिसरण करती हैं तो नीचे की जो प्लेट धंसती है, जो प्लेट छेपित होती है, प्रत्यावर्तित होती है, उस प्लेट में जो क्षरण इत्यादि क्रिया होती है, प्लेट में विनाश होता है, तो विनाश की वजह से जब नीचे बड़ा हुआ मैग्मा होता है वो ऊपर आने का प्रयास करता है। तो मैंने आपको भी इतनी बातें बताई थी, लेकिन अब मैं आपको कुछ और बातें यहाँ पे बताऊँगा। देखिए, ऐसा नहीं है कि केवल जो मतलब बढ़ा हुआ मैग्मा है इसी के प्रभाव की वजह से लगातार जो है ज्वालामुखी क्रिया होती है, ठीक है। दरअसल क्या होता है कि जब ये तरल मैग्मा जब क्या होता है कि ऊपर आने का प्रयास करता है, ठीक है, जब तरल मैग्मा ऊपर आने का प्रयास करता है तो बीच में कुछ जगहें ऐसी, मान लीजिए कुछ जगहें बीच में ऐसी होती हैं, आपके घर में मशीन इत्यादि होगी या फिर नहीं होगी तो पड़ोसी इत्यादि की होगी, या फिर नहीं होगी तब भी सरकारी नलका इत्यादि तो होगा ही, ठीक है। अगर पाइप से पानी आपके यहाँ अगर नहीं पहुँचा जाता है तो आप देखते हैं मशीन से आप क्या करते हैं, एक हैंडल चलाते हैं तो फिर पानी आपको एक ग्लास या फिर किसी भी पॉट में लेना चाहते हो, पानी निकल जाता है उसमें। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि वो पानी क्या है, धरातल से नीचे से आ रहा है, ठीक है। जब वो पानी धरातल से नीचे से आ रहा है तो फिर मैं आपको यहाँ पे क्या बताना चाह रहा हूँ, मैं यहाँ आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जब नीचे से जब मैग्मा क्या करता है ऊपर जाना शुरू करता है, ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है कि ये संपर्क में आता है, किसके, पानी के संपर्क में आता है। और जब ये पानी के संपर्क में आता है तो ये चूँकि गर्म होता है, तब ये पानी को भी गर्म कर देता है, फिर पानी यहाँ पे क्या है, भाप बने रहता है। अब भाप बन के पानी क्या करता है, प्रेशर लगाना शुरू कर देता है भाप के साथ, मतलब पानी भी यहाँ पे जो आपका जलवाष्प है, ठीक है, जलवाष्प भी यहाँ पे भूपटल पे क्या होता है, प्रेशर लगाना शुरू कर देता है। जो नीचे का यहाँ पे भूपटल है इसे तोड़ने के लिए प्रेशर लगाना शुरू कर देता है। और जब ऐसी स्थिति आती है तो इसकी जो ताकत होती है ना वो बढ़ जाती है। और जब ताकत इसकी बढ़ जाती है तो उससे क्या होता है कि अब जो पहले दर थी भूपटल को तोड़ने की, जो इस ज्वालामुखी पदार्थ की जो पहले भूपटल को तोड़ने की दर थी, अभी दर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब जानते हैं कि भाप जलवाष्प में बहुत शक्ति होती है, जलवाष्प में शक्ति कितनी है कि आप जानते हैं उससे कि एक ट्रेन भी चलाई जा चुकी है, ठीक है। और आप किसी थाली कोई छोटा सा पॉट में अगर कुछ गर्म करते हैं और अगर मतलब पानी गर्म करते हैं तो जब पानी खौलने लगता है तो आप देखेंगे ऊपर का जो ढक्कन इत्यादि होता है वो क्या होता है, अपने आप उड़ जाता है, मतलब उठने लगता है। तो एक भाप में बहुत ज़्यादा शक्ति होती है। तो अब आप सोचिए कि जहाँ पे इतने ज़्यादा पानी है, मतलब नीचे धरातल में मतलब बहुत ही ज़्यादा पानी है, तो जब उस उतने पूरे पानी को गर्म करेगा, फिर जब जलवाष्प का निर्माण होगा वहाँ पे, तो सोचिए कितना ज़्यादा यहाँ पे प्रेशर नीचे से ऊपर की तरफ लगेगा। तो जब ऐसे प्रेशर लगते हैं तो उसके बाद फिर क्या होता है, यहाँ पे आप देखेंगे कि फिर जलवाष्प की उपस्थिति के कारण और साथ साथ जो तापीय ऊर्जा तरंगे उसकी उपस्थिति के कारण यहाँ पे जो दर होती है ना यहाँ पे भूपटल तोड़ने की वो बढ़ जाती है, मतलब आसानी से भूपटल टूटने लगते हैं। और जब ऐसा होता है तो फिर आप देखेंगे कि यहाँ पे ज्वालामुखी तेजी से फटता है। और इस स्थिति में आप देखेंगे जलवाष्प सब बहुत ही ज़्यादा निकलता है, सबसे ज़्यादा जलवाष्प ही निकलता है। उसके बाद विभिन्न प्रकार जो आपके नीचे के जो मैग्मा इत्यादि हैं, जो भूगर्भीय चट्टाने हैं, टुकड़े उकड़े इत्यादि सब निकलते हैं बाहर, ठीक है, बाहर निकलते हैं। और राख बहुत ज़्यादा निकलती है, राख निकलती है फिर पूरे आसमान में राख क्या होते हैं, फैल जाते हैं, ठीक है। अब देखिए आप ये देख रहे हैं ऊपर छोटे छोटे मैंने बता रखा है एरियल बम। देखिए ये जो पाइप है, अभी देखिए हम केवल एक सामान्य से ज्वालामुखी की बात कर रहे हैं, हम केवल अभी एक केंद्रीय पाइप की बात करेंगे, केंद्रीय उद्गार वाले ज्वालामुखी की बात कर रहे हैं। देखिए जिसके माध्यम से ज्वालामुखी पदार्थ जो होते हैं क्या ऊपर सतह पर आते हैं, उसे हम कहते हैं पाइप, ज्वालामुखी पाइप। देखिए आप लिखा है ज्वालामुखी पाइप, इसे क्या बोलते हैं, वोल्केनिक पाइप, ठीक है। तो ज्वालामुखी पाइप इसे बोलते हैं। और जो आकार आपको दिख रहा है इसे कहते हैं ज्वालामुखी शंकु, वोल्केनिक कोन। और ये देखिए जहाँ पे ये भूपटल पे निकलता है, ये जो ज्वालामुखी का जो पदार्थ होता है, ज्वालामुखी पदार्थ जो भूपटल पे जिस जगह पे निकलेगा उसे हम कहते हैं ज्वालामुखी छिद्र या फिर वोल्केनिक वेंट, ठीक है। अब आइए ऊपर आते हैं, थोड़ा सा हम चित्रों को थोड़ा से और ऊपर ले चलते हैं। देखिए अब नीचे की चीज़ें आप समझ लीजिए कि किस प्रकार से नीचे चीज़ें ऊपर तक आ रही हैं, ठीक है। उसमें केवल प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का ही उसमें योगदान नहीं है, तापीय ऊर्जा तरंगों का ही योगदान नहीं, बल्कि जलवाष्प का भी योगदान है ज्वालामुखी क्रिया घटित होने में। तो आपने ये देख लिया। अब अगर ऊपर की बात करें तो इस एरिया की बात करें, इस क्षेत्र की बात करें, तो ध्यान से देखें इस चित्र जो आप चित्र आपके सामने दिखाई दे रहा है, इसमें अब आपको ये देखना है कि जहाँ ज्वालामुखी पदार्थ जो है नीचे से ऊपर आ रहा है उसे हम कहते हैं छिद्र, ठीक है। जहाँ उसे ज्वालामुखी पदार्थ नीचे से ऊपर आ रहा है उसे कहते हैं छिद्र। लेकिन फिर आप देख रहे होंगे कि ऐसी एक आकृति बन रही है, मतलब लगातार ये जो छिद्र जहाँ से निकला था एक चौड़ा पूरा आकृति यहाँ पे बन रही है, मतलब थोड़ा सा गहरा थोड़ा सा चौड़ा, तो आकृति यहाँ पे बन रही है। तो ये जो आकृति बनती है इसे हम कहते हैं मुख, ठीक है। और मुख के साथ साथ इसे कहते हैं क्रेटर, मतलब ये देखिए मुख है, ये मुख का सीधा जो ये वाला ये इसे मुख कहते हैं। लेकिन ये पूरा जो आकृति बन रही है आपकी इसे हम कहते हैं क्रेटर, वोल्केनिक क्रेटर।
तो जब ज्वालामुखी क्रिया घटित होती है तो इस प्रकार की आकृति यहाँ पे बिल्कुल मुंह पर इस प्रकार की आकृति थोड़ा सा एक गड्ढा नुमा थोड़ा सा आकृति यहाँ पे बन जाती है। ठीक है, अब बीच में से देखेंगे तो आप जो मुख है, जो ज्वालामुखी छिद्र है, वो उपस्थित होता है। तो इस प्रकार की आकृति को हम क्या कहते हैं? क्रेटर कहते हैं। अब देखिए इसके बाद फिर क्रेटर की जो आकृति है, तो आप देखेंगे जब नीचे से यहाँ पे लगातार ज्वालामुखी पदार्थ इत्यादि निकलते हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो बस निकलते ही यहीं से धीरे से यहीं साइड में क्या होंगे, मतलब साइड में डिपॉजिट हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। जब निकलते हैं तो बहुत विस्फोट के साथ निकलते हैं, और जब विस्फोट के साथ निकलते हैं, बहुत ज़्यादा नीचे से प्रेशर रहता है, तो निकलते ही वो क्या करते हैं, आसमान में क्या करते हैं, आगे तक ऊपर तक जाते हैं। आसमान में निकलते ही आसमान में ऊपर तक जाते हैं। मतलब ऐसा नहीं होता कि केवल मतलब यहीं जहाँ से छिद्र है, एक छिद्र में से निकले और साइड में जो है मतलब निकल करके ठंडा होकर जम गए, ऐसा नहीं होता है। बल्कि बहुत विस्फोट के साथ निकलते हैं, इसलिए ऊपर बहुत आसमान में बहुत ऊपर तक जाते हैं और साथ साथ बहुत दूर दूर तक जाते हैं। ठीक है, और जब ऐसी स्थिति होती है, बहुत दूर दूर तक इनके राख इत्यादि जाते हैं, तो फिर आप देखेंगे कि हवाई जहाज इत्यादि को दिखने में क्या समस्याएं हो जाती हैं, तो इनका प्रभाव काफ़ी दूर तक होता है। और इस स्थिति में क्या होता है, हवाई जहाज इत्यादि की यातायात क्या होती है, सेवाएं भंग हो जाती हैं, बाधित हो जाती हैं। तो अब देखिए होता है क्या, जब ये दूर दूर तक निकलते हैं, मतलब तो इसमें क्या होता है कि जो चट्टानी टुकड़े इत्यादि कुछ साथ मिलकर रहते हैं, तो चट्टानी टुकड़े भी निकलते हैं साथ में, इसके निकलते हैं। तो देखिए एक चट्टानी टुकड़े क्या होते हैं, अब चट्टानी टुकड़े जो होते हैं क्या होते हैं, भारी होंगे थोड़ा से, और ये निकल के क्या करते हैं, बाहर गिरना शुरू कर देते हैं। और जब ये गिरना शुरू करते हैं तो जैसे ना जहाँ जहाँ ज़मीन पे गिरेंगे तो थोड़ा थोड़ा गड्ढा करते हैं, अगर ज़्यादा बड़े टुकड़े हैं तो थोड़ा गड्ढा करेंगे, या फिर बिल्कुल जैसे लगेगा आपको कि ऊपर से कोई, जैसे नहीं वो कहते हैं गाँव में ढेला मारना। ठीक है, अगर बहुत छोटे टुकड़े होंगे तो आपको लगेगा कोई ढेला मार रहा है, मतलब इस प्रकार से बारिश होगी आपके ऊपर। तो इसलिए इनको जो कहते हैं ना एरियल बॉम्ब की संज्ञा देते हैं, कि ऊपर से आकाश में से ये फेंके जा रहे हैं बॉम्ब है। ठीक है, क्योंकि जब यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, प्रेशर से फिर यहाँ पे विस्फोट होता है, तो उसके बाद फिर ये जो चट्टानी टुकड़े इत्यादि होते हैं आसमान में ऊपर तक जाते हैं, दूर दूर तक जाके गिरना शुरू करते हैं। और जब ऐसी स्थिति आती है तो फिर ये बिल्कुल मतलब चोट पहुँचाते हैं। अगर आसपास कोई मतलब रिहायशी एरिया है तो वहाँ पर चोट पहुँचाते हैं लोगों को। तो एक बॉम्ब की तरह मतलब यहाँ पे नाम दिया गया इसको कि एरियल बॉम्ब है, ऊपर से आसमान से जो है गिराए जाने वाले बॉम्ब है। तो आप इस तरह समझ लें इसको कि बस जो चट्टानी टुकड़े होते हैं क्या करते हैं, दूर दूर तक जाकर के गिरते हैं, तो इसे हम एरियल बॉम्ब कहते हैं। ठीक है, तो एक आपने ये भी टर्मिनोलॉजी देख ली, तो मुख देख लिया आपने, क्रेटर देख लिया, ज्वालामुखी छिद्र देख लिया, ज्वालामुखी पाइप देख लिया, शंकु देख लिया, क्रेटर देख लिया। अब देखिए इसमें कुछ अभी ऐसा नहीं है कि अभी ये यहीं पे खत्म हो गया, बल्कि इसमें अभी और कई आकृतियाँ हैं। जैसे मैं एक आकृति की अगर बात करूं आपसे मैं, तो एक आकृति को कहते हैं काल्डेरा कहते हैं। ठीक है, काल्डेरा, अभी हम उसको आगे पढ़ेंगे, उसके लिए मैं अलग से चित्र भी बनाऊंगा। तो देखिए काल्डेरा में क्या होता है कि इसे मैं इरेज करता हूं पहले। हाँ देखिए काल्डेरा में होता ये है कि जब ये आपका जो क्रेटर है ना, तो क्रेटर का जो साइज गहरापन जो है ये कम है। ठीक है, तो होता क्या है कि फिर जब ज्वालामुखी मतलब शांत हो जाता है, तो उसके बाद फिर लगातार मतलब बारिश इत्यादि होती है, तो इसमें झील इत्यादि का निर्माण हो जाता है। उसके बाद क्या होता है कि झील इत्यादि का निर्माण होता है, फिर धीरे धीरे इसमें देखेंगे कि ये जो आपका क्रेटर का साइज है ना, ये झील इत्यादि के निर्माण होने से फिर धीरे धीरे यहाँ पे अवतरण इत्यादि की क्रिया होने लगती है। तो फिर इसकी गहराई और इसकी जो चौड़ाई दोनों ही बढ़ने लगती है। तो मान लीजिए क्रेटर की स्थिति ये है, तो अब काल्डेरा मान लिया बन जाएगा, तो फिर ये गहरा होते होते नीचे धंसते धंसते यहाँ तक आ जाएगा। मतलब अब ये पूरी स्थिति यहाँ पे एक कटोरे मतलब गहरा वाला भाग यहाँ पे बन जाता है। जो क्रेटर होता है वो थोड़ा सा काल्डेरा से जो काल्डेरा होता है वो क्या होता है, क्रेटर से गहरा, चौड़ा और ज़्यादा मतलब तसरी नुमा होता है। तो इस प्रकार से एक काल्डेरा का निर्माण होता है, जिसमें कि बीच में सामान्यतः झील इत्यादि पाई जाती हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे वॉल्केनो के मुंह पे जो ज्वालामुखियाँ शांत हो गई हैं, उनके मुंह पर आप देखें झील इत्यादि की उपस्थिति मिलती है, क्योंकि एक गहरा गड्ढा मिल जाता है यहाँ पे, और जब इसमें पानी भरना शुरू हो जाता है तो फिर बहुत ही एक झील का रूप ये ले लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए कहीं ऐसे गहरा गड्ढा बन गया, उसमें पानी भरा लगातार, तो क्या झील का रूप ले लेगा ना। तो इसी प्रकार से स्थिति यहाँ पर बनती है। तो यहाँ पे अक्सर मतलब सिरों पे इनके क्या मतलब झील इत्यादि की उपस्थिति मिलती है, जो कि शांत ज्वालामुखी होते हैं उनके, और उन्हें फिर वहाँ पे काल्डेरा की उत्पत्ति हो जाती है। तो क्रेटर का ही एक विस्तृत रूप है काल्डेरा। इन सब चीज़ों को हम देखेंगे, बहुत ही आराम से देखेंगे। तो ये आपने देखा कि किस प्रकार से ज्वालामुखी जो है नीचे से ऊपर आता है। देखिए ऐसा नहीं है कि केवल मतलब बीच में से ही ज्वालामुखी निकलते हैं, ऐसा नहीं है। ये मैंने बस आपको एक जो सिंपल जो सबसे सामान्य जो चित्र है उसको समझाने का प्रयास किया। देखिए होता कभी ऐसा भी है कि मान लीजिए कोई साइड से भी अगर कहीं जगह मिल गई, ये भूपटल को तोड़ने में सक्षम अगर रहते हैं, तो फिर साइड से भी वॉल्केनिक क्रिया होने लगती है। मतलब वॉल्केनिक जो एक्टिविटी है साइड से भी, मतलब यहाँ से भी ज्वालामुखी सतह पर बाहर निकलना शुरू कर सकते हैं। ठीक है, और जब ऐसी स्थिति आती है तो फिर यहाँ पे भी शंकु, छोटे छोटे शंकु का निर्माण हो जाता है। ठीक है, वही बात मान ली इधर से अगर हो गया ऐसा, तो इधर से भी निकल जाएंगे इधर, तो इधर भी शंकु का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार की देखिए ऐसी भी आकृतियाँ बनती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार की भी आकृतियाँ बनती हैं। और दूसरी बात, और नीचे हम थोड़ा सा बात करते हैं। जैसे होता कभी कभी ये होता है कि जो
आपके ज्वालामुखी जो ये आप मान लीजिए ज्वालामुखी है, तो ये मान लीजिए हॉट स्पॉट जोन है, तो होता कभी कभी ये कि जब ये ज्वालामुखी क्रियाएं मतलब जब तापी ऊर्जा तरंगें क्या करती हैं, ऊपर आकर तोड़ने का प्रयास करती है जो आपका भूपटल है, ठीक है, भूपटल के नीचे जो सतह है, कभी कभी होता है कि बीच बीच में कुछ क्षेत्र ऐसे, कुछ दरार ऐसे होते हैं जहाँ पे ज्वालामुखी पदार्थ क्या तो घुस जाते हैं, मतलब उसमें दरार को भर देते हैं, तो उनमें भी नीचे कुछ ऐसी कुछ आकृतियाँ बन जाती हैं, मतलब नीचे ही, अंदर ही, बाहर नहीं निकलते हैं ये, अंदर ही कुछ विशेष प्रकार की आकृतियाँ बनती हैं जिसे हम कहते हैं आंतरिक ज्वालामुखी क्रिया। तो इस प्रकार की कुछ आकृतियाँ बनती हैं, वो आकृतियाँ क्या हैं उनको हम देखेंगे, बहुत अच्छी तरीके से देखेंगे, चीज़ों को समझेंगे। तो मतलब कहने का तात्पर्य है कि बीच बीच में क्या होता है कि कुछ दरार इत्यादि छूट जाते हैं, कुछ क्षेत्र छूट जाते हैं, तो वहाँ पे विभिन्न प्रकार की आकृतियाँ बन जाती हैं, तो उसे हम कहते हैं आंतरिक आकृतियाँ, आंतरिक ज्वालामुखी, ठीक है। और जो बाहर निकल जाता है विस्फोट के माध्यम से उसे कहते हैं बाह्य ज्वालामुखी। तो इस प्रकार की स्थिति हमें मिलती है। तो एक जो ब्रीफ आइडिया था वो मैंने आपको दिया। अब एक बात और समझ लें हम कि देखिए, अब आपको मैंने एक बात बताई यहाँ पे कि जो ज्वालामुखी क्रिया में जो तीव्रता होती है, तीव्रता बढ़ती क्यों है? तीव्रता बढ़ती है जलवाष्प से। अगर मान लीजिए जलवाष्प की उपस्थिति यहाँ पे बढ़ गई है, कहीं दो प्लेटों का विसरण हो रहा है और फिर वहाँ पे आपकी मैग्मा की मात्रा अधिक हो रही, तो तापीय ऊर्जा तरंगें क्या करेंगी, ऊपर जाने का प्रयास करें। लेकिन मान लीजिए अभी पानी इत्यादि मिल गया, उनको जल मिल गया, तो फिर अब जल को क्या करेंगे, गर्म करेंगे, तो फिर जलवाष्प में उनका क्या होता है, परिवर्तन होता है, फिर ये जलवाष्प भी प्रेशर यहाँ पे क्या करेगा, लगाएगा, प्रेशर बढ़ा देगा, ठीक है, दर जो है यहाँ पे बढ़ा देगा, तो उसके माध्यम से फिर यहाँ पे टूटने की संभावना बढ़ जाती है, मतलब ज्वालामुखी क्रिया होने की संभावना बढ़ जाती है। तो अब मैं आपसे एक बात पूछूंगा कि देखिए, बताइए मुझे कि अब अगर यहाँ पे आप कह रहे हैं जलवाष्प की अगर उपस्थिति है तो फिर यहाँ पे ज्वालामुखी क्रिया की तीव्रता बढ़ जाएगी, मतलब ज्वालामुखी क्रिया ज़्यादा तीव्र गति से होगी। तो मुझे बताइए आपकी, तब अगर इस आधार पे हम बात करें, इस कॉन्सेप्ट पर हम अगर बात करें, तो आपको क्या लगता है कि ज्वालामुखी क्रियाएं जो होती कहाँ होनी चाहिए, ज्वालामुखी पर्वत इत्यादि, ज्वालामुखी प्रकार के जो है अस्लाकृतियाँ इत्यादि कहाँ मैक्सिमम पाए जाने चाहिए, आप बताइए अपने सोच से। तो आप देखेंगे कि जहाँ जहाँ समुद्र इत्यादि, जहाँ जहाँ जल की उपस्थिति होगी, जहाँ जहाँ अभिसारी प्लेट सीमांत होंगे और वहाँ पे जल की अधिकता होगी, या फिर अपसारी सीमांत होंगे, वहाँ पे जल की अधिकता होगी, तो वहाँ पे ज्वालामुखी क्रिया प्रमुखता से पाई जाएगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे नीचे जल है, जल की वजह से क्या होगा, वो जल वाष्प में बदलेगा इन तापी तरंगों की वजह से, और जब ऐसा होगा तो फिर वहाँ पे जो क्रिया है, जो रेट है वोल्केनिक एक्टिविटी की, वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो आप देखेंगे विश्व में जहाँ जहाँ अभिसारी सीमांत हैं, ठीक है, उन अभिसारी सीमांतों पर क्या होती है, ज्वालामुखी क्रिया इत्यादि पाई जाती हैं। तो इस प्रकार से आप देखेंगे। हाँ, एक अपवाद आपका है हिमालय वाली प्लेट, जो हिमालय वाला जो आपको क्षेत्र है वो एक अपवाद है, क्योंकि मैंने आपसे बताया था कि वहाँ पे भूकंप क्रिया होती है, वहाँ पे वलित पर्वतों के निर्माण की क्रिया होती है, लेकिन वहाँ पे ज्वालामुखी नहीं पाए जाते हैं। तो इसके लिए मैंने आपसे बताया था कि यहाँ ज्वालामुखी नहीं पाए जाने का कारण एकमात्र ये माना गया अभी तक कि जो यूरेशियन प्लेट है उसकी मोटाई अधिक है, और यूरेशियन प्लेट की मोटाई अधिक होने के कारण जो नीचे का तापी तरंगे हैं वो इसे तोड़ करके ऊपर नहीं आ पा रही, इसलिए यहाँ पे ज्वालामुखी क्रिया नहीं हो पा रही। लेकिन उसके बाद आप देखेंगे जो प्रशांत महासागर में, ठीक है, चारों तरफ प्रशांत महासागर देखेंगे तो लगातार चारों तरफ ही ज्वालामुखी क्रिया बहुत ही प्रमुखता से होती है, जिसे हम एक रिंग ऑफ फायर भी कहते हैं, क्योंकि एक रिंग की भांति बन जाता है, मतलब इन ज्वालामुखियों को अगर मिला दें तो एक रिंग की बात बनता है, जिसे हम कहते हैं रिंग ऑफ फायर। और फिर आप देखें, आप सारे सीमांतों के सारे भी इस तरह की स्थितियाँ नजर आती हैं हमें, ठीक है। तो ये मतलब ऐसे जो ज्वालामुखी इत्यादि क्या है, उपस्थिति इनकी कहाँ मिलेगी, ज़्यादातर उपस्थिति कहाँ मिलेगी, जहाँ समुद्र इत्यादि पानी इत्यादि की उपस्थिति रहेगी, वहाँ पे ज्वालामुखी क्रियाएं प्रमुखता से घटित होंगी, ठीक है। तो एक आपने यहाँ पे देखिए कॉन्सेप्ट के आधार पे आपने यहाँ पे एक नई बात, मतलब आपने एक बात समझ ली कि जहाँ पे भी जल की मात्रा अधिक रहेगी वहाँ पे उम्मीद करिए आपकी ज्वालामुखी क्रिया अधिक होगी, अगर वो अभिसारी प्लेट सीमांतों पर स्थित क्षेत्र है, ठीक है, या फिर अभिसारी सीमांतों पर भी हो तब भी। लेकिन अभिसारी सीमांतों की वजह से ज़्यादा ज्वालामुखी क्रिया वो घटित होती हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, नीचे प्लेटों का विनाश भी हो जाता है, तो इसलिए अधिकतर यहाँ पे मात्रा जो होती है मैग्मा की बढ़ जाती है नीचे, तो इस कारण यहाँ पे चांसेस ज़्यादा होते हैं ज्वालामुखी क्रिया होने के। लेकिन अब सारी में क्या होता है कि नीचे चूँकि ऐसा कोई मतलब प्लेट का नीचे क्षरण इत्यादि होता नहीं है, तो वहाँ पे मात्रा बढ़ती नहीं है, जिस कारण क्या होता है कि वहाँ पे अब सारी सीमांतों के सारे ऐसी स्थितियाँ शायद ही मतलब होती हैं, ठीक है। तो आपने देखा इसे कि किस प्रकार से चीज़ें यहाँ पे बन रही हैं। चलिए, हमने ये भी देखा कि किस प्रकार वितरण इसका जो प्रभावित होगा। हमने देखा कि ज्वालामुखी क्या है, सामान्य रूप से हमने देखा। फिर हमने एक जो ज्वालामुखी हम यहाँ पे देख रहे हैं चित्र में, एक साधारण ज्वालामुखी जिसमें केंद्रीय उद्गार की बात की। केंद्रीय उद्गार का मतलब कि एक सेंटर पॉइंट ऑफ इरप्शन है, मतलब बिल्कुल बीच से, मतलब केंद्र में ही एक उद्गार, मतलब एक ही जगह से क्या हो रहा है, ज्वालामुखी पदार्थ ऊपर आ रहा है, साइड कहीं से नहीं निकला। फिर हमने देखा कि जो शाखा है, कई हमने अभी बनाया तो कुछ देर पहले ड्रॉ किया था, इसमें कहा हमने कि कई और तरीके से भी ज्वालामुखी यहाँ से साइड में भी निकलते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में हमने चर्चा की। फिर हमने बताया कि नीचे कुछ तरह तरह की आकृतियाँ बन जाती हैं दरार इत्यादि में ज्वालामुखी पदार्थ भरने से, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ आंतरिक ज्वालामुखी की बातें भी हमने की। अब देखिए,
अब ये जो चीज़ें हमने देखी, इन सभी चीज़ों को हम अब अलग अलग करके देखेंगे कि आंतरिक ज्वालामुखी में चित्र कैसे, मतलब किस प्रकार की आकृतियाँ बनती हैं, उनका निर्माण किस प्रकार से होता है। बाह्य ज्वालामुखी में और चीज़ों को हम देखेंगे, काल्डेरा को हम देखेंगे अलग से, और साथ ही साथ हम देखेंगे कि आपके मतलब वितरण है, जो विभिन्न प्रकार वितरण है वो कहाँ कहाँ पे हैं, विश्व में कहाँ कहाँ ज्वालामुखी पर्वत इत्यादि पाए जाते हैं प्रमुखता से। और साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट ज्वालामुखी पर्वत हैं जिनके बारे में आपको जानना जरूरी है। और एक बात मैं आपसे यहाँ पे कहना चाहूँगा कि जब मैंने आपसे पिछला जो लेसन कंप्लीट किया था, जिसमें मैंने आपसे वलित पर्वतों के कुछ महत्वपूर्ण वलित पर्वतों के बारे में बताया था कि ये वलित पर्वत हैं, इनको आप लोकेट कर लीजिएगा मैप में, तो मतलब कहाँ कहाँ पड़ते हैं। तो मैंने देखा 2 स्टूडेंट्स ने उसको मतलब रिप्लाई किया था। हाँ, उसमें एक दो छूट गया था, लेकिन कहने का तात्पर्य ये है कि 2 लोगों ने रिप्लाई किया, अच्छी बात थी, लेकिन बाकी लोग भी रिप्लाई करें, ऐसे काम नहीं चलेगा, क्योंकि आप भी पढ़ रहे हैं, सिर्फ 2 लोग ही नहीं पढ़ रहे हैं, बल्कि बाकी लोग आप लोग भी पढ़ रहे हैं, तो उनको रिप्लाई करिए। अगर आप मैप में लोकेट करके चीज़ों को दिखाते हैं, अगर मुझे चीज़ों को दिखाते हैं, इसका मतलब ये है कि आपने पहले मेहनत की होगी, आपने पहले एटलस खोला होगा, उसको ढूंढा होगा, और इस क्रम में सिर्फ आपने उन पर्वतों की स्थिति को लोकेट नहीं किया होगा, बल्कि आप उन पर्वतों की स्थिति को लोकेट करने के साथ साथ आपने विभिन्न उनके आसपास ही जो स्थलाकृतियाँ इत्यादि रहे होंगे, देश इत्यादि रहे होंगे, उनको भी आपने देखा होगा, जिससे आपका फायदा है। ठीक है, और एक बार जब आप उनको लोकेट करके आपने नोटबुक, आपने क्वेश्चन मतलब कमेंट सेक्शन में उसको टाइप करके लिख के बताया होगा, तो फिर आपको एक रिवीजन भी वहाँ पे तुरंत स्पॉन्टेनियस आपका रिवीजन भी वहाँ पे हो गया होगा। तो जब ऐसी आप मतलब जो बातें जो आपसे क्वेश्चंस की जाते हैं, जब इनके आप आंसर्स देंगे, इनको रिप्लाई करेंगे अच्छे से, तो फिर ये आपका इसमें फ़ायदा है। ठीक है, और ये सारी चीज़ें आपके फ़ायदे के लिए ही हैं। और जो मैंने आपसे कहा था क्वेश्चन आंसर के लिए फेसबुक पेज बन गया है, ग्रुप भी बना हुआ है उसमें, तो वहाँ पे आप अपने आंसर्स अपलोड करें, ताकि हम मतलब सभी लोग देख सकेंगे कि आपके आंसर सही हैं, किस दिशा में आप सही दिशा में कार्य कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इससे आपको अपनी गलती कमियों के बारे में पता चलेगा, या फिर आप अच्छा लिखते हैं तो फिर आप दूसरों की मदद करने की स्थिति में भी होंगे कि आप दूसरों को गाइड कर सकें कि हाँ आप ऐसे लिखें, ऐसे लिखें। और आपकी मान लीजिए कि आप में कुछ कमियां हैं, अभी राइटिंग आपकी उतनी अच्छी नहीं है, तो फिर आपको कुछ सजेशन इत्यादि मिल सकते हैं। इससे क्या होगा, आप अपना आंसर राइटिंग भी इंप्रूव कर लेंगे और दूसरों की भी मदद कर लेंगे, तो दोनों ही काम हो जाएंगे। तो आप उस पर ध्यान दें। ठीक है, चलिए ठीक है, तो हमने इसमें देखा कि आपके जो ज्वालामुखी पर्वत हैं, ठीक है, ये कैसे हैं, क्या है, साधारण सी बात है इसमें, जो मतलब एकदम चित्र के माध्यम से जो चीज़ें हमें समझनी थी, हमने चित्र के माध्यम से चीज़ों को समझ लिया। अब आइए थोड़ा सा थ्योरी देख लेते हैं, और थ्योरी के माध्यम से चीज़ों का क्या है कि फिर से हम एक बार रिवाइज कर लेंगे, उसके बाद फिर हम अलग अलग टॉपिक करके इन सब चीज़ों को देखेंगे। ठीक है, आइए बात करें। देखिए, पहले हम एक छोटा सा एग्जाम्पल, अगर परिभाषा के बारे में बात करेंगे, तो सामान्य शब्दों में ज्वालामुखी भूपटल पर मौजूद वह छिद्र है जिसके माध्यम से पृथ्वी के भूगर्भ से जलवाष्प, तरल लावा, राख, धुआं, चट्टानों के गर्म टुकड़े बाहर निकलते हैं। देखिए, जो परिभाषा इसमें यहाँ पे कही गई है, सामान्य सी परिभाषा है। सामान्य शब्दों में ज्वालामुखी भूपटल पर मौजूद वह छिद्र है, मान लीजिए कोई भूपटल है, तो यहाँ पे एक छिद्र की भांति ये ज्वालामुखी है। कहा जा रहा है कि वह छिद्र जिसके माध्यम से पृथ्वी के भूगर्भ के जलवाष्प, तरल लावा, राख, धुआं, चट्टानी टुकड़े, ये क्या होते हैं, बाहर निकलते हैं। किसी भूगर्भ के माध्यम से अगर चट्टानी टुकड़े, लावा, तरल पदार्थ, ठीक है, जलवाष्प इत्यादि बाहर निकलते हैं, जिसे हम क्या कहेंगे, ज्वालामुखी कहते हैं। सिंपल सी बात, सामान्य शब्दों में, बहुत ईजी डेफिनेशन, इससे आप समझ सकते हैं। कुछ और तरीके से बात करें अगर, तो वही तरीका है कि ज्वालामुखी क्रिया प्रमुख विवर्तनिकी एवं क्रिया है। तो आपने देखा कि ये विवर्तनिकी क्रिया कैसे है, क्योंकि जब हमने प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत पढ़ा, तो उसमें ज्वालामुखी की उत्पत्ति से संबंधित हमने कुछ बातें करी थी वहाँ पे, जिसमें हमने ये देखा था कि किस प्रकार से ज्वालामुखी इत्यादि की उत्पत्ति होती है। तो हमने वहाँ पे देखा कि जो अभिसारित प्लेट सीमांत होते हैं, मैक्सिमम ज्वालामुखी जो होते हैं इन्हीं सीमांतों पर पाए जाते हैं। ऐसा क्यों? हमने देखा कि जो नीचे क्षेपित जो प्रत्यावर्तित प्लेट होती है, उसका नीचे क्या होता है, विनाश हो जाता है अर्धतरल अवस्था में, अर्धतरल मंडल में। तो फिर वहाँ पे मैग्मा की मात्रा बढ़ जाती है, जिसके माध्यम से क्या होता है कि मैग्मा ऊपर सतह पर आने का प्रयास करता है, और इस स्थिति में वो ऊपर के भूखंड को जब तोड़ देता है, तो फिर ज्वालामुखी क्रिया होती है। और रही बात अब सारी सीमांतों की, तो वहाँ पे दोनों ही भूखंड क्या अलग होते हैं, तो एक दरार सारे जो है ज्वालामुखी क्रिया वहाँ पे घटित होती है, जो कि उतना ज़्यादा तीव्रता से उतना ज़्यादा नहीं घटित होती है। लेकिन जो अभिसारित प्लेट सीमांत होते हैं, यहाँ पे ज्वालामुखी क्रिया बहुत ज़्यादा प्रमुखता से घटित होती है। तो आपसे मैंने इसके बारे में चर्चा कर ली। तो ये ज्वालामुखी जो क्रिया है कहीं ना कहीं प्लेट विवर्तनिकी से क्या संबंधित है, एवं भूगर्भिक क्रिया है। तो ज्वालामुखी प्रमुख विवर्तनिकी एवं भूगर्भिक क्रिया, तो इसे आप ध्यान रखेंगे। इससे आप जानते हैं कि मतलब एक असलाकृति के रूप में क्या है ज्वालामुखी, इसका तो हम इसकी व्याख्या तो हम करते ही हैं, और साथ साथ इसके क्या प्रभाव पड़ते हैं, क्या दुष्परिणाम इत्यादि, उनके बारे में हम चर्चा करते हैं, और ये सबको क्या करती है, वाइडली इफेक्ट करती है। ठीक है, चलिए ठीक है। जिसमें ज्वालामुखी क्रिया प्रमुख विवर्तनिकी एवं भूगर्भिक क्रिया है, जिसमें ऐसी समस्त प्रक्रियाओं को शामिल किया जाता है जिसमें भूगर्भ का पिघला हुआ पदार्थ
मैग्मा, मतलब वही पिघला हुआ पदार्थ मैग्मा, गैस, जलवाष्प, चट्टानी टुकड़े जैसे विविध ज्वालामुखी पदार्थ सतह के ऊपर आता है या फिर आने की प्रक्रिया में होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से एक और डिफरेंशन आपके सामने है, तो इसे भी देख लेंगे आप। सामान्य शब्दों में आप इसे याद रखेंगे। मतलब देखिए, कहने का तात्पर्य है कि अगर आपने ज्वालामुखी समझ लिया तो जरूरी नहीं कि रट्टा रटाया कोई डेफिनेशन आप याद करें या बताएं। आप जो डेफिनेशन ही उसको सुटेबल कर आपको लगता है कि ये डेफिनेशन जो है ज्वालामुखी के बारे में अच्छे से बताती है, बात करती है, तो फिर आप उस डेफिनेशन को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कोई मतलब टिपिकल टर्म नहीं है ज्वालामुखी को समझना है, समझाना, इसलिए आप इसे आसानी से यूज कर सकते हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं। अब थोड़ा सा आंतरिक ज्वालामुखी के बारे में बात कर लेंगे थोड़ा सा। एक स्टार्ट में यहाँ पे देख लेते हैं आंतरिक ज्वालामुखी क्या होता है, उसके बाद फिर हम बाद में तो देखेंगे इस चीज़ों को चित्र इत्यादि के माध्यम से। देखिए, जब ज्वालामुखी पदार्थ और मुख्यतः मैग्मा पृथ्वी की सतह के नीचे ही विभिन्न क्षेत्रों और दरारों में ठंडा होकर जम जाता है, तब आंतरिक ज्वालामुखी क्रिया कहते हैं। देखिए, इनके कहने का तात्पर्य है कि जब ज्वालामुखी पदार्थ और मुख्यतः मैग्मा पृथ्वी के सतह के नीचे, चलिए अभी तो थोड़ा सा समझते हैं। ये कहने का तात्पर्य ये बनता है कि मान लीजिए कि मतलब कोई पृथ्वी पर सतह, हमारी यहाँ पे सतह क्या है, पृथ्वी की सतह है। ठीक है, ये कह रहे हैं कि जब ज्वालामुखी पदार्थ और मुख्यतः मैग्मा पृथ्वी की सतह के नीचे ही विभिन्न क्षेत्रों दरारों में ठंडा होकर जम जाता है, तो मान लीजिए कि ये आपका हॉट स्पॉट जोन है। ठीक है, ये आपका हॉट स्पॉट जोन है और ये आपका पृथ्वी की सतह है। ठीक है, ये आपका हॉट स्पॉट जोन है, यहाँ पे मैग्मा की मात्रा बहुत ही बढ़ गई है, जिसके माध्यम से, जिसके कारण क्या हो रहा है, यहाँ पे जो संवैनिक ऊर्जा तरंगे वो काफ़ी ज़्यादा तेजी से गति कर रही, तापीय ऊर्जा तरंगी काफ़ी ज़्यादा तेजी से यहाँ पे गति कर रही है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा तेजी से ऊपर जा रही है और इस क्रम में वो क्या कर रही है, उस क्रम में वो लगातार अपना जो है मतलब जो पदार्थ इनका ये लगातार ऊपर जाने का प्रयास कर रहा है, जो ज्वालामुखी पदार्थ है लगातार ऊपर जाने का मैग्मा इनका प्रयास कर रहा है। तो मान लीजिए इस क्रम में क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि ये जो स्थिति है, ठीक है, इस स्थिति में क्या होता है कि कहीं मान लीजिए कि अभी ये ऊपर आ ही रही थी, तब तक इधर इतना बड़ा दरार दिख गया इनको, तब तक इधर इतना बड़ा इनको दरार दिख गया, और जब इतना बड़ा दरार इधर दिखेगा तो फिर क्या होगा, ये कुछ मैग्मा मतलब जो आपके तरल पदार्थ हैं ये कुछ क्या होंगे, इधर चले जाएंगे, इस दरार को भर देंगे, होगा ना ऐसा। ठीक है, तो इस प्रकार मान लीजिए यहाँ पे दरार उत्पन्न हो गया, इस दरार को क्या कर दिए, वो क्या कर दिए, भर दिए इसको। फिर कुछ देर ऊपर, फिर कुछ दूर ऊपर ये फिर गए, फिर यहाँ पे इनको एक और मतलब आकृति दिख गई कि इस प्रकार की आकृति यहाँ पे दिख रही है इनको। फिर यहाँ पे दरार इनको दिखी, क्षेत्र दिखा इनको इस प्रकार का। फिर क्या होगा, अब फिर यहाँ पे ज्वालामुखी पदार्थ नीचे से क्या जाएगा, भर जाएगा यहाँ पे आकर के। ठीक है, तो आगे से फिर बन गई। अब फिर मान लीजिए कुछ दूर ऊपर फिर गए, फिर इनको क्या हुआ, कुछ ऐसा क्षेत्र अंदर ही अंदर, देखिए ये अंदर बात हो रही है, ये आपके भूपटल के नीचे अंदर की बात हो रही है। फिर मान लीजिए कि ऐसा होता है कि ये ऊपर फिर गए और फिर इनको एक ऐसी आकृति दिख गई, मतलब बिल्कुल सटी हुई आकृति दिख गई ऐसी। फिर क्या होगा, अब ये जो मैग्मा इनका नीचे से जा रहा है ऊपर, ये फिर इसको भरने का प्रयास करेगा। तो ये देखिए, अभी हम इसको देख नहीं रहे कि कौन कौन सा आकृति बनेगी यहाँ पे, वो हम बाद में देखेंगे, जब आंतरिक ज्वालामुखी क्रिया हम अलग से पढ़ेंगे तब हम वहाँ पे देखेंगे। लेकिन कहने का यहाँ पे जो तात्पर्य, जो सेंस है वो ये है कि जब ज्वालामुखी क्रिया होती है तो मतलब जब नीचे से तरल मैग्मा क्या करता है, ऊपर जाने का प्रयास करता है, तो अंदर भूपटल के अंदर ही क्या होता है, कुछ स्थान पे जो है क्षेत्र कुछ ऐसे रह जाते हैं जहाँ पे ज्वालामुखी जो पदार्थ है वो चले जाते हैं, वहाँ पे जम जाते हैं, मतलब वहाँ पे जाते हैं, फिर वो जम के ठंडे होकर जम जाते हैं। ठीक है, तो इस सतह पे क्या होता है, नीचे विभिन्न प्रकार की अलग अलग आकृतियाँ बनती हैं आपके भूगर्भ के अंदर ही। ठीक है, जो आपका पृथ्वी जो भूपटल है उसके नीचे ही विभिन्न प्रकार की आकृतियाँ बनने लगती हैं। क्यों, क्योंकि वहाँ पे जो ज्वालामुखी पदार्थ है वो इन क्षेत्रों या दरारों के माध्यम से इनमें प्रवेश कर जाता है और फिर ठंडा होकर जम जाता है। तो इस प्रकार की विभिन्न आकृतियाँ नीचे भी बनती हैं। ठीक है, तो इसे यही बात यहाँ पे समझाने का प्रयास किया जा रहा है आंतरिक ज्वालामुखी क्रिया में, कि जब ज्वालामुखी पदार्थ और मुख्यतः मैग्मा पृथ्वी की सतह के नीचे ही विभिन्न क्षेत्रों और दरारों में ठंडा होकर जम जाता है, तब आंतरिक ज्वालामुखी क्रिया कहते हैं। चलिए, आपने इसको देख लिया। अब आइए बात करते हैं, यदि ज्वालामुखी, अब बाह्य ज्वालामुखी क्रिया को देख लेते हैं एक बार। यदि ज्वालामुखी भूपटल को तोड़कर किसी छिद्र या दरार के माध्यम से सतह के ऊपर आ जाता है, तब इसे बाह्य ज्वालामुखी क्रिया करते हैं। यह आकस्मिक एवं दीर्घकालिक भूसंचलन के रूप में घटित होती है। कहने का तात्पर्य है कि मान लीजिए कि अब यही भूपटल है, ठीक है, अब क्या कर रहा है, अब ज्वालामुखी क्रिया जो नीचे से ऊपर आ रहा है, तो हुआ ऐसा रहा है कि नीचे कहीं दरार इत्यादि में ये मतलब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहा है, ज़्यादा फंस नहीं रहा है वहाँ पे, बल्कि ये सीधे क्या कर रहा है, ऊपर भूपटल को तोड़ते हुए ऊपर आ जा रहा है, भूपटल को तोड़ दे रहा है और ऊपर आ जा रहा है। जब ऐसी स्थिति होगी तो फिर यहाँ पे इस स्थिति को हम कहेंगे ज्वालामुखी मतलब बाह्य ज्वालामुखी क्रिया। ठीक है, मतलब बाहर ज्वालामुखी, भूपटल के बाहर आके ज्वालामुखी आपका यहाँ पे बनना शुरू हो रहा है, तो एक बाह्य ज्वालामुखी क्रिया को हम इसको कहते हैं। ठीक है, तो वही बात है, यदि ज्वालामुखी पदार्थ भूपटल को तोड़कर किसी छिद्र या दरार के माध्यम से सतह के ऊपर आ जाता है, तब इसे बाह्य ज्वालामुखी क्रिया कहते हैं। यह आकस्मिक एवं दीर्घकालिक भूसंचलन के रूप में घटित होती है। मतलब मान लीजिए लगातार इसे तापीय तरंगें इकट्ठित हो गई हैं, जलवाष्प इत्यादि का दबाव लगातार पड़ रहा है,
अचानक से विस्फोट हो रहा है और फिर ये ज्वालामुखी क्रिया यहाँ पे हो गई। तो एक आकस्मिक मतलब आकस्मिक क्रिया है। फिर दीर्घकालीन भू संचलन के रूप में घटित होती है। अब फिर लगातार इसमें लगातार ऐसे विस्फोट इत्यादि होते रहते हैं। फिर इसकी आकृति बढ़ती रहती है, बढ़ती बिगड़ती बढ़ती बिगड़ती बढ़ती रहती है। तो इस प्रकार से आकृति मतलब इसके कोन आपके पर्वत इत्यादि के भांति इसकी आकृति भी बाद में बन जाती है। तो दीर्घकालिक भू संचलन के रूप में घटित होती है। और कौन सा भू संचलन आपका होता है यहाँ पे, जो प्लेटो इत्यादि की गति होती है उसके माध्यम से इसको हम रिलेट करते हैं। चलिए, जिससे भूपटल में व्यापक विरूपण एवं या परिवर्तन घटित होती है। वही बात है कि विरूपण होगा मतलब छिद्र बनेंगे, तो यहाँ पे जो चट्टाने हैं वो थोड़ा से उनमें फर्क पड़ेगा, वो टूटेंगी, उसमें छिद्र इत्यादि होगा, फिर ऊपर नई आकृति इत्यादि का निर्माण होगा। ठीक है, तो परिवर्तन इत्यादि यहाँ पे फिर भूपटल पे होंगे ही होंगे। अब भूपटल पे भू आकृतियों के विकास और उच्चावच के निर्धारण में यह एक प्रभावशाली क्रिया है। ठीक है, जो भू आकृति के विकास इत्यादि उच्चावच का निर्धारण होता है, इसमें एक प्रभावशाली क्रिया है। इसमें मेनली देखिए बात की जा रही है आपकी जो भूगर्भिक जो शक्तियाँ हैं उनकी बात की जा रही है, और इसके माध्यम से विभिन्न प्रकार के जो आपके उच्चावच इत्यादि उत्पन्न होते हैं आपके भूपटल पे, उनको संबंधित किया जा रहा है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ने ये आंतरिक बात देख लिया। और चलिए बाकी कुछ और देख लेते हैं चीज़ों को। अगर हम बात करें यहाँ पे ज्वालामुखी क्रिया के लिए कुछ और चीज़ों को देखें, डिस्कस करें, तो ज्वालामुखी क्रिया के लिए भूगर्भ में तापीय वृद्धि, मैग्मा का निर्माण और एक मिनट थोड़ा सा वेट करेंगे, यहाँ पे शायद कुछ समस्या है। हाँ, तो हम बात कर रहे हैं कि ज्वालामुखी क्रिया के लिए भूगर्भ में तापीय वृद्धि, मैग्मा का निर्माण और तापीय ऊर्जा तरंगों के साथ मैग्मा का सतह की ओर प्रवाह आवश्यक है। जाहिर सी बात है कि ज्वालामुखी क्रिया कब होगी, जब आपके भूगर्भ में तापीय मैग्मा क्या होगा, मतलब जो तापीय जो प्लेट इत्यादि है उसके माध्यम से या फिर किसी भी माध्यम से अगर वहाँ पे तापीय जो पदार्थ जो आपके मैग्मा इत्यादि है उसका निर्माण बढ़ जाए, उसमें वृद्धि होनी शुरू हो जाए। ठीक है, और जब ऐसा होगा तो फिर ये तापीय ऊर्जा तरंगें क्या होंगी, फिर गतिशील हो जाएंगी, ऊपर की तरफ गति करना शुरू कर देंगी। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा आपकी मतलब ज्वालामुखी क्रिया तभी हो पाएगी। तो ध्यान रखेंगे कि ज्वालामुखी क्रिया के लिए भूगर्भ में तापीय वृद्धि मतलब तापमान अधिक होना चाहिए, मतलब कि एक हॉट स्पॉट जोन होना चाहिए। मैग्मा का निर्माण मतलब मैग्मा की जो वृद्धि यहाँ पे होनी चाहिए, मैग्मा बढ़ना चाहिए, और तापीय ऊर्जा तरंगों के साथ ही मैग्मा का सतह की ओर प्रवाह आवश्यक है। और तापीय ऊर्जा तरंगे क्या करेंगे, ऊपर की तरफ उठते हुए मैग्मा को जो है नीचे से ऊपर सतह की तरफ लाने का प्रयास करेंगे। तो इस प्रकार की क्रिया जब होगी तभी हम कहेंगे ज्वालामुखी क्रिया घटित हो रही है। चलिए ठीक है, आपने देख लिया। अब बात करें अगर सतह से गहराई की ओर तापीय वृद्धि के कारण मेंटल में स्थित चट्टानें पिघल जाती हैं। जाहिर सी बात है कि जब दो प्लेटें क्या करती हैं, अभिसरण करती हैं, मान लीजिए दो प्लेटें अभिसरित कर रही हैं, तो जो अधिक घनत्व की प्लेट होती है वो कम घनत्व की प्लेट पे क्या होती है, मतलब धंस जाती है नीचे उसके, और जो अधिक कम घनत्व की प्लेट होती है इसमें वलन की क्रिया घटित हो जाती है। तो जो अधिक घनत्व की प्लेट होती है जब वो नीचे चली जाती है अर्धतरल मंडल में, तो यहाँ पे अधिक तापमान की वजह से इस प्लेट में क्या होता है, क्षरण हो जाता है, इस प्लेट का विनाश होना शुरू हो जाता है। और जब ऐसी स्थिति आती है, इस प्लेट में विनाश हो जाता है, तो फिर वही बात यहाँ पे कही जा रही है कि सतह की गहराई की ओर तापीय वृद्धि के कारण मेंटल में स्थित चट्टानें क्या होती पिघल जाती है। देखिए ये देखिए जो मैंने आपको ये बात बताई, ये बात मैंने आपको बताई है प्लेटों के संबंध में, ठीक है। लेकिन ऐसा सिर्फ प्लेटों के संबंध में हम बात नहीं करेंगे, बल्कि जब आप एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के नीचे आप जाएंगे नीचे, तो आप जब मेंटल की उपस्थिति शुरू होती है, ठीक है, जो 100 से 200 किलोमीटर की बात हम कर रहे हैं यहाँ पे, जो अर्धतरल अवस्था की बात हम कर रहे हैं, यहाँ पे नीचे जाने पर तापमान में वृद्धि होने की वजह से क्या होती है, जो चट्टानें यहाँ पे होती हैं 100 से 200 किलोमीटर के बीच में, ये पिघल जाती हैं। और जब दो प्लेटों में टक्कर होती है तो प्लेट अगर कोई नीचे धंसती हुई इस मंडल में आ जाती है तो वो भी पिघल जाती है, क्योंकि यहाँ पर तापमान बहुत ज़्यादा होता है। तो कहते हैं कि जब ऐसी स्थिति आती है तब क्या होता है, जिन क्षेत्रों में तापमान की अधिकता होती है, ठीक है, वहाँ मैग्मा के भंडार पाए जाते हैं, इसे ही मैग्मा चैम्बर कहते हैं, और यही मैग्मा की उत्पत्ति के स्रोत हैं। अब देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि जहाँ जहाँ मतलब यहाँ पे इस प्रकार की क्रिया उत्पन्न होती है, जहाँ पे तापमान बढ़ जाता है, हॉट स्पॉट जोन एक बन जाता है, तो वहाँ पे मैग्मा की उपस्थिति बहुत ही ज़्यादा हो जाती है। और जब मैग्मा की उपस्थिति ज़्यादा हो जाती है तो इसे हम क्या कहते हैं, एक मैग्मा चैम्बर कहते हैं, ठीक है। मैग्मा जहाँ पे मैग्मा की उपस्थिति ज़्यादा होगी उसे हम क्या कहेंगे, मैग्मा चैम्बर कहेंगे। जैसे एक हॉट स्पॉट जोन अगर है तो उसे हम किस नाम से संबोधित कर सकते हैं, एक मैग्मा के नाम से संबोधित कर सकते हैं। तो जो ये स्थिति इसे हम एक मैग्मा कहते हैं, ठीक है। और मैग्मा से ही फिर आप जानते हैं बाकी कहानी आपको पता है आगे कि किस प्रकार से इस मैग्मा से जो संवहनिक तरंगे ऊपर निकलती हैं, जो ऊर्जा तरंगे आपके ऊपर लगातार जाती हैं और फिर ये भूपटल तोड़ती हैं, तोड़ने के बाद फिर जब तोड़ने में सक्षम हो जाती हैं तो फिर ज्वालामुखी क्रिया यहाँ पे ज्वालामुखी विस्फोट के माध्यम से ज्वालामुखी क्रियाएं होनी शुरू हो जाती हैं, ठीक है। तो आपने इन चीज़ों को देख लिया है और समझ भी लिया कि कैसे चीज़ें यहाँ पे चल रही है। एक बार फिर से ब्रीफ कर लेते हैं। आइए, कहा जा रहा है कि ज्वालामुखी क्रिया के लिए भूगर्भ में तापीय वृद्धि,
मैग्मा का निर्माण और तापीय ऊर्जा तरंगों के साथ मैग्मा का सतह की ओर प्रवाह आवश्यक है। बिल्कुल, अगर मैग्मा की उपस्थिति नहीं रहेगी तो फिर जो तापीय ऊर्जा तरंगें वो ऊपर नहीं आएंगी। तो अगर नहीं ऐसी चीज़ें होती तो फिर इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि ज्वालामुखी क्रिया घटित नहीं हो पाएगी। दूसरी बात यहाँ पे कही जा रही है कि सतह से गहराई की ओर तापीय वृद्धि के कारण मेंटल में स्थित चट्टानें पिघल जाती हैं। जो 100 से 200 किलोमीटर की बात हम कर रहे हैं कि ये मेंटल का हिस्सा है, और इसमें जो चट्टानें होती हैं, चूँकि तापमान है बहुत ज़्यादा है और घनत्व तो उतना ज़्यादा है नहीं, तो इसलिए यहाँ पर चट्टानें क्या होती हैं, अर्धतरल अवस्था में आ जाती हैं। और जब चट्टानें अर्धतरल अवस्था में आती हैं और यहीं चट्टानों में, ठीक है, इन्हीं क्षेत्रों में, जिन क्षेत्रों में तापमान का अधिकता हो जाए, जहाँ तापमान ज़्यादा हो जाता है, मतलब जहाँ हॉट स्पॉट जोन बन जाते हैं, मतलब जहाँ मैग्मा के भंडार बढ़ जाते हैं, इस भंडार की, इसको हम क्या कहते हैं, मैग्मा चेंबर कहते हैं। जहाँ मैग्मा की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, एक हॉट स्पॉट जोन का निर्माण हो जाता है, उसे मैग्मा चेंबर कहते हैं, ठीक है। और ये मैग्मा चेंबर क्या है, यही मैग्मा जो उत्पत्ति के स्रोत हैं, मतलब मैग्मा की उत्पत्ति के स्रोत हैं, और फिर यहीं से जो है आपकी तापीय ऊर्जा तरंगें ऊपर की तरफ गति करती हैं और धरातल पे इस प्रकार से ज्वालामुखी क्रिया को क्या करती हैं, मतलब क्रिया को या प्रभावित करती हैं, ठीक है, तो क्रिया को अंजाम देती हैं। चलिए, तो ये आपने पॉइंट देखा। अब आइए कुछ और पॉइंट्स को देख लेते हैं। कहते हैं विभिन्न विस्फोट की क्रिया में उत्सर्जित गैसों में जलवाष्प की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। जो विभिन्न ज्वालामुखी क्रिया आपकी होती हैं, मैंने आपसे बताया कि जब ये विस्फोट होता है तो ऐसा नहीं है कि विस्फोट केवल के प्लेटों की अभिसारी गति के कारण और नीचे मैग्मा की अधिकता के कारण यहाँ पे ज्वालामुखी क्रिया अधिकता से होती है, नहीं। मैंने आपसे कहा कि विभिन्न जलवायु विस्फोट की क्रिया में उत्सर्जित गैसों में जलवाष्प की मात्रा सर्वाधिक होती है। सबसे ज़्यादा अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ज्वालामुखी क्रिया में सर्वाधिक कौन सी गैस पाई जाती है सर्वाधिक मात्रा में, तो आप सीधे कहेंगे कि जलवाष्प जो है सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। लगभग 80 to 90% जलवाष्प की मात्रा होती है, ठीक है, मतलब बहुत ही ज़्यादा मात्रा में जलवाष्प मिलता है। तो आपके क्वेश्चन का आंसर ये होगा कि जलवाष्प जो है सबसे ज़्यादा मात्रा में ज्वालामुखी क्रिया में पाया जाता है। लेकिन देखिए बहुत कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है, क्योंकि अगर आप सामान्य तौर पर देखेंगे तो आप सोचेंगे कि ज्वालामुखी तो एक गर्म, मतलब नीचे से गर्म चीज़ें ऊपर आती हैं, तो फिर वहाँ पे जलवाष्प कैसे, मतलब जल की उपस्थिति कैसे, ठीक है। तो इसी कन्फ्यूजन में आप ना रहते, इसलिए मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से जो है जब एक ज्वालामुखी क्रिया घटित होने वाली होती है, तो जो नीचे का मैग्मा ऊपर जब आता है और बीच में भूजल से जब क्या होता है उसका संपर्क होता है, तो वहाँ पे भूजल से संपर्क होने के बाद वो भूजल गर्म होकर जलवाष्प में बदलने लगता है। फिर वो भूजल और साथ ही साथ उसका जो मैग्मा नीचे का, वो दोनों ही सम्मिलित रूप से क्या करते हैं, ऊपर भूपटल को तोड़ने का प्रयास करते हैं। तो इस समय जब क्या होता है, इनकी सम्मिलित इनका जो प्रयास होता है वो ज़्यादा बल लगा देता है, जिसके माध्यम से भूपटल की चट्टानें क्या टूट जाती हैं और एक ज्वालामुखी क्रिया बहुत ही विस्फोट के साथ यहाँ पे होती है, ठीक है। जब ऐसी स्थिति होती है तो फिर हमसे कहते हैं कि जलवाष्प की मात्रा सर्वाधिक यहाँ पे पाई जाती है, इस प्रकार से, ठीक है। इससे यह तथ्य स्पष्ट होता है कि बाह्य ज्वालामुखी क्रिया में भूमिगत जल का जलवाष्प में परिवर्तन भी एक तो क्या है, प्रेरक स्रोत है। मतलब जो बाह्य ज्वालामुखी क्रिया होती है, मतलब जब आपके अंदर का पृथ्वी के भूगर्भ का जब मैग्मा इत्यादि क्या करता है, ऊपर आ जाता है, ठीक है। जब एक बाह्य ज्वालामुखी क्रिया होती है तो जो भूमिगत जो जल है, आपका जो भूजल है, ठीक है, इसमें जो जल है, जो जल में क्या होता है, जब तापीय तरंगें वहाँ से गुजरती हैं तो फिर जल को जलवाष्प में बदल देता है, जिसके माध्यम से क्या होता है, इसमें दोनों का दोहरा यहाँ पे प्रभाव पड़ता है। तो वही बात यहाँ पे कही जा रही है कि बाह्य ज्वालामुखी क्रिया में भूमिगत जो जल है उसमें जो जलवाष्प में परिवर्तन भी एक क्या है, प्रेरक कारक है बाह्य ज्वालामुखी की क्रिया में। तो बाह्य ज्वालामुखी क्रिया में केवल एक ही कारक आपका प्रेरक नहीं है जो कि मैग्मा तथा तापीय तरंगे हैं, बल्कि जलवाष्प भी एक प्रेरक कारक है, जिसकी वजह से यहाँ पे बाह्य ज्वालामुखी क्रिया घटित होती है। बात करें अगर जलवाष्प सहित विविध गैसें ज्वालामुखी पदार्थों की ऊपरमुखी गति को तीव्र करती हैं। अब मुझे बताइए आप, जैसे शुरुआत में केवल क्या था, जो मैग्मा था, जो तापीय तरंगें थी, वही ऊपर आकर के क्या कर रही थी, मतलब जो नीचे से ऊपर आने का प्रयास कर रही थी, उन्हीं की अपने खुद की मतलब जो ताकत थी, उसी ताकत के साथ वो क्या, उसी ताकत के साथ वो ऊपर आने का प्रयास कर रही थी। लेकिन अब जब इनमें जलवाष्प की ताकत मिल गई, और ऐसा सिर्फ जलवाष्प की बात नहीं, आप देखेंगे कि नीचे भूगर्भ में कई विभिन्न प्रकार की गैसें भी उपस्थित हैं, मौजूद हैं, ठीक है। तो जब वो गैसें भी इनमें मतलब मिल जाती हैं, इनके साथ सम्मिलित रूप से प्रयास करती हैं, तो जो ज्वालामुखी पदार्थ की जो ज्वालामुखी की गति होती है, ठीक है, जो तीव्रता होती है वो बढ़ जाती है। मतलब तब यहाँ पे जो भूपटल होता है उसको टूटने की संभावना बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और फिर यहाँ से तेज़ी से जो है यहाँ पे ज्वालामुखी गतियाँ, मतलब ज्वालामुखी विस्फोट इत्यादि होता है। तो वही बात यहाँ पे कही जा रही है, जलवाष्प सहित विविध गैसें, कई गैसें ऐसी हैं भूपटल में, मतलब भूगर्भ में पाई जाती हैं। ये गैसें भी क्या करती हैं, ज्वालामुखी पदार्थों की ऊपरमुखी गति को तीव्र करती हैं।
विभिन्न ज्वालामुखी क्षेत्रों में से अधिकांश का समुद्री एवं संलग्न क्षेत्रों में स्थित होने में भूमिगत जल की भी प्रभावी भूमिका होती है। अब देखिए, मैंने जब आपसे शुरुआत में ही कहा कि जो ज्वालामुखी है इसका वितरण किस प्रकार से निर्धारित होता है, तो मैंने आपसे वहाँ पे कहा कि जहाँ पे भी जल की मात्रा होगी तो कोई तापीय तरंगें अगर ऊपर आएंगी तो फिर जल से संपर्क करके जल को क्या जलवाष्प में बदल देंगी, और जब जलवाष्प में बदल देंगी तो फिर उसका प्रेशर जो है ज़्यादा पड़ेगा आपके भूपटल की चट्टानों पर, और जब ऐसी स्थिति होगी तो फिर यहाँ पे ज्वालामुखी क्रिया की संभावना जो दर है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाएगी, मतलब ज्वालामुखी क्रिया तेजी से घटित होना शुरू हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति मैंने आपसे चर्चा की। अब आप देख रहे हैं कि विभिन्न ज्वालामुखी क्षेत्रों में से अधिकांश का समुद्री एवं संलग्न क्षेत्र में स्थित होने में भूमिगत जल की भी प्रभावी क्या है भूमिका है। तो जो ये विभिन्न प्रकार के जो ज्वालामुखी होते हैं क्या होते हैं, ज़्यादातर कहाँ स्थित होते हैं, या तो समुद्र के किनारे स्थित होंगे या समुद्री क्षेत्र में स्थित होंगे, और जब ऐसी स्थिति होगी तो फिर वहाँ पे जल की पर्याप्त मात्रा इनको मिलती है, तो जिसके माध्यम से फिर क्या होता है यहाँ पे ज्वालामुखी क्रिया में तीव्रता यहाँ पे दर्ज की जाती है। ठीक है, हालांकि ज्वालामुखी का आधारभूत कारण भूगर्भ में तापीय वृद्धि तथा मैग्मा का निर्माण है। देखिए, इसको ध्यान रखेंगे, जो बेसिक चीज़ है, जो सबसे बेसिक इंपॉर्टेंट वाली चीज़ है वो क्या है, आपका नीचे का मैग्मा, तरल मैग्मा जो है, और तापीय वृद्धि की क्रिया उसमें होती है, उसी के माध्यम से तरल मैग्मा ऊपर आने का प्रयास करता है। ये सबसे सर्वप्रमुख कारण है, क्योंकि अगर आप देखें, मान लीजिए कि अगर ये ऐसी स्थिति नहीं रहती, मतलब तापीय वृद्धि नहीं होती है, मैग्मा का वहाँ पे निर्माण नहीं होता है, तो फिर जब वो नीचे से मैग्मा ऊपर आएगा ही नहीं, तो फिर बीच में जो भूजल है, जो भूमि का जो जल है, उससे संपर्क ही नहीं करेगा, और जब वो उसके संपर्क ही नहीं करेगा तो फिर ऊपर उसकी दर इत्यादि बढ़ने का कोई मतलब ही नहीं है। तो इसलिए सबसे जो सर्वप्रमुख कारण है वो ये है कि आपका जो नीचे का तरल मैग्मा है, जो तापीय वृद्धि की वजह से मैग्मा का निर्माण ज़्यादा हो रहा है, फिर वहाँ से तापीय ऊर्जा तरंगें क्या करें ऊपर आ रही हैं, तो ये सर्वप्रमुख कारण है, आधारभूत कारण यही है। ठीक है, हाँ, इसमें हम इतना कह सकते हैं कि जो आपके जलवाष्प की क्रिया है, मतलब कि जो आप बीच में जो भूमिगत जल है वो इसकी तीव्रता इत्यादि को बढ़ा देते हैं, जो गैस इत्यादि पाए जाते हैं आपके भूगर्भ में, तो इसकी तीव्रता को बढ़ा देते हैं, मतलब तेज़ी से अब जलों की क्रियाएँ होती हैं, तेज़ी से विस्फोट इत्यादि होते हैं। ठीक है, तो ये हमने देखा फ्रेंड्स कि किस प्रकार से ज्वालामुखी के बारे में हमने एक ब्रीफ नॉलेज लिया, ज्वालामुखी कैसा होता है, कैसा दिखता है, और इसी बारे में हमने कुछ चीज़ों को देखा, चर्चा किया कि किस प्रकार से मतलब इसकी डेफिनेशन इत्यादि क्या है, और कैसे ये विभिन्न प्रकार के चीज़ों से प्रेरित होता है, और इसकी जो वितरण इत्यादि है वो कैसे प्रभावित होती है, इन सब चीज़ों के बारे में जो एक मोटा मोटी आइडिया था वो हमने ले लिया। ठीक है, अब हमारा क्या होगा, अब एक हम पॉइंट वाइज स्टडी करेंगे कि बाह्य ज्वालामुखी क्या है, आपका आंतरिक ज्वालामुखी क्या है, इसमें किस प्रकार की आकृतियाँ इत्यादि का निर्माण होता है, इसको हम देखेंगे। और साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कैसे विभिन्न प्रकार की जो जो आपकी ज्वालामुखी पर्वत इत्यादि पाए जाते हैं वो आपके क्यों ज़्यादातर अभिसारी सीमांत प्लेटों के सहारे पाए जाते हैं। वैसे आप तो समझ ही रहे होंगे कि अब अभिसारी सीमांत प्लेटों के सहारे क्यों पाए जाते हैं, क्योंकि आपने इससे पहले प्लेट वितरण के सिद्धांत पढ़ ही रखा है। लेकिन इसमें हम ये भी देखेंगे क्यों ज़्यादातर ये किनारे समुद्र इत्यादि के किनारे ही, जल इत्यादि के किनारे ही पाए जाते हैं। तो उसमें हम देखेंगे कि जलवाष्प वहाँ पे एक बड़ा फैक्टर हो जाता है, एक बड़ा रोल प्ले करता है। तो इस प्रकार से हम ज्वालामुखी क्रिया को भी और देखेंगे, 2-3 वीडियो जो भी हमें लगेगा उसमें देखते हुए कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ेंगे। देखिए, जब ज्वालामुखी हम कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद सिर्फ बात यहीं तक नहीं रह जाएगी। उसके बाद फिर बात हम ये भी करेंगे कि जो कुछ चीज़ें पॉइंटर्स जो छूटे नहीं कहेंगे हम, मैंने उससे बचा कर रखा है लास्ट में बताने के लिए, क्योंकि हम अभी मेनली अगर हम देखें तो वलित पर्वत, भ्रंशोद पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत, हम अभी पर्वतों पर चर्चा कर रहे हैं। तो पर्वतों से संबंधित कुछ आपके पास पॉइंट्स अभी रह गए हैं। ठीक है, तो वो पॉइंट्स क्या करेंगे हम, जब ज्वालामुखी क्रिया कंप्लीटली हम पूरी कर लेंगे तो इसके आखिरी में हम, ठीक है, तो ज्वालामुखी के आखिरी में हम इन चीज़ों को, जो कुछ पॉइंट्स आपके रह गए, कुछ पॉइंटर्स हैं पर्वतों के संबंध में, उन पॉइंटर्स को भी हम देखेंगे। एक आध वीडियो में हम उस सारे पॉइंटर्स को ऐड करके कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो उसके बाद फिर हम जब इनको कर लेंगे, फिर पठार, झील इत्यादि हैं आपके, ये बहुत ही कम समय के काम है और बहुत जल्दी ये बन 1-2 दिन में सारी चीज़ें कंप्लीट कर ली जाएंगी। फिर हम पहुँच जाएंगे आपके बहिर्जात बल पर। ठीक है, अभी हम पढ़ रहे हैं अंतर्जात बलों पर, अंतर्जात बलों की भी हम चर्चा कर रहे हैं, उसके बाद हम पहुँच जाएंगे बहिर्जात बलों पर। ठीक है, तो इसको हम देखेंगे। हाँ, एक बात मैं आपसे और कहना चाहूँगा, प्लीज़ आप लोग देखिए क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करते रहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट। अब तो आपको एक प्लेटफॉर्म भी दे दिया गया, मिल गया है, प्रोवाइड कर दिया गया है, तो आप इस पर प्रैक्टिस करते रहिए। अगर आप इस पर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो समस्याएं, चीज़ें आपके लिए और जटिल होने वाली हैं आगे भविष्य में। तो मेरी आपसे यही बस विनती है कि आप जैसे भी इसे लें, एक प्रैक्टिस करें आप, और क्वेश्चंस को अपलोड करें। आप अपने जो आपका फेसबुक पेज बनाया गया है या ग्रुप है, जो ग्रुप में अच्छे क्वेश्चंस को आप डिस्कस करें। ठीक है, उसमें आप जहाँ तक रूल की बात है तो मैंने आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर दिया है। हाँ, मैं ऐसा नहीं कि मैं बिल्कुल क्वेश्चंस को ऑब्जर्व नहीं करूँगा, अभी तक जितने क्वेश्चंस डालेंगे मैं सारे क्वेश्चंस को मैंने स्टडी किया है वहाँ पे। और इसमें करना क्या आपको कि
अपलोड करना है, और आपके खुद के जो दोस्त इत्यादि सभी लोग उसमें जुड़ेंगे वो खुद ही एक दूसरे का इवोल्यूट करेंगे, और मैं भी उसमें अपना साथ साथ योगदान देता रहूँगा। जहाँ मुझे लगा कि मुझे यहाँ पे आपको बताने की ज़रूरत है तो वहाँ पे मैं भी कुछ ना कुछ मतलब चीज़ें आपको बताता रहूँगा, ठीक है। तो इससे आपका भी यहाँ पे हेल्प और फ़ायदा होता रहेगा, तो इसे आप देख लेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये था आपका आज का वीडियो। और एक बात मैं आपसे कहूँगा, प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोगों को बताएं, ठीक है, क्योंकि मेरे पास इतना समय बचता नहीं है, मतलब इतना कार्य करने के बाद, कोर्स आपका लेक्चर तैयार करने के बाद मेरे पास समय इतना नहीं बच जाता है कि मैं चैनल को शेयर कर पाऊँ कहीं। तो आप प्लीज़ इस काम को आप थोड़ा से देख लें तो सही रहेगा। और तो ठीक है, इस बार मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।